ओके आनंद लो। ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सकता हूँ। हेलो। हाँ, नमस्ते हाँ दोस्तों, आनंद मेरा नाम भाऊ, आनंद है। नमस्कार भाऊ, वन डे एट ए टाइम। वनडे एट टाइम दिनेश भाऊ, केवल और केवल ईश्वर। एल्कोहलिक एनोनिमस एक जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम और मेरे क्षमतानुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी की वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, लोक उपयुक्त जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जिंदगी जीने में मजा आ रही है। आज का विषय, जब मुझे भाई का फोन आया और उन्होंने जो विषय के बारे में कहा, डिजायर टू स्टॉप द ड्रिंकिंग इज ओनली रिक्वायरमेंट फॉर एल्कोहलिक एनोनिमस मेंबर, फॉर बीइंग एल्कोहलिक एनोनिमस मेंबर। मतलब ये जो हमारी जागतिक भातृभाव संगठन है, इसमें अगर मुझे सदस्यता हासिल करनी है तो मुझे क्या चाहिए, ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन मेरे पास में चाहिए जिसके वजह से ये जागतिक जो संगठन है इसका मैं सदस्य बन सकता हूँ। तो दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट अल्कोहलिक एनस ने मुझे कही है, वो रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छी, बहुत ही मेरे हिसाब से, मेरे जैसे जिसका दिमाग ऐसा होता है, जिसका दिमाग विक्षिप्तता की ओर बढ़ा हुआ है, जो सही तरीके से सोच नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, ये पात्रता जो रखी गई है, वो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए है। वजह कि मैं एल्कोहलिक एनर्जी, जैसे कि अभी संदीप भाई कह रहे थे, और उन्होंने अपने अनुभव में भी वही कहा कि जब भी मेरे जैसे व्यक्ति को कुछ तकलीफ होती है जो उसके मन के माफिक नहीं होता है, तो उसको सबसे पहले यही सोचता है कि थोड़ी सी पी ली जाए तो क्या हर्ज है। मेरे विचार एल्कोहलिक एनर्जी में आने के पहले ऐसे ही थे दोस्तों। जब मैं यहाँ आया था और इसके पहले की मेरी जिंदगी अगर मैं देखता हूँ कि एल्कोहलिक एनोनिमस में किस लिए आया था, आज ये संगठन या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि दुनिया के लेवल पे काम करती है, जागतिक स्तर पे काम करता है, मैं एक ग्रेटफुल मेंबर अगर मैं कहता हूँ, तो ये ग्रेटफुल मेंबर कहने के लिए या ये फिर सदस्यता इसके हासिल करने के लिए मुझे क्या तकलीफ हुई है और मैं कैसा था। एल्कोहलिक एनोनिमस के हमारे शेयरिंग में हमेशा ये बात कही जाती है कि एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले आनंद तू कैसा था, तूने क्या किया और अब तेरी कंडीशन क्या है, अब तेरी मानसिक स्थिति क्या है, अब तेरी शारीरिक स्थिति क्या है, अभी तेरी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों, मैं जब एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, वो 10 अक्टूबर 2018 की तारीख थी। और सबसे पहली और अच्छी बात जो कि मुझे आज लगता है कि एल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया तो मैं शराब पी के नहीं आया था। और मुझे जब मैं अपने अनुभव यहाँ देख रहा था, फिर जो चीजें मेरे सामने शेयर हो रही थी वो मेरे मन के माफिक नहीं थी। अगर सच में कहा जाए तो उस वक्त मैं अपने आप को आपने का एक नहीं समझ रहा था। मतलब मैंने अल्कोहलिज्म या फिर शराबी की जो डेफिनेशन है, जो व्याख्या है, वो इस तरह से की थी कि जो लोग रास्ते पे गिरे पड़े रहते हैं, परिवार छोड़ के गया है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई शारीरिक व्याधि आई है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, ब्रेन हैमरेज हुआ है, हर वक्त दवाखाना भर्ती होना पड़ता है, पैसे का बहुत बड़ा घाटा खा लिया है, या फिर उसको कहते हैं कि नौकरी छूट गई है, व्यापार में फटका खाया हुआ है। मानसिक स्थिति की तो छोड़ो, वो आर्थिक स्थिति जिसकी बिगड़ी हुई है, ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सही ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, वो लोग सब शराबी होते हैं। और जब मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखता हूँ दोस्तों, तो मैं महसूस करता हूँ कि ये सब चीजें जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, ये मेरे साथ में नहीं है, नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये एल्कोहलिक एनोनिमस जो मुझे कहना चाहती है, या फिर इसका सदस्य या फिर जो कुछ है, तो मैं इसका सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि ये सब चीजें मेरे साथ में नहीं हुई है। मेरा परिवार
जो भी आज मेरे साथ में है उस वक्त भी था, जब मैं पी रहा था उस वक्त भी जो कुछ छोटा मोटा व्यापार मैं करता हूँ वो व्यापार चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे। आज उम्र 53 हो गई है, 54 में जाऊंगा मैं महीने में। तो इन दौरान कभी मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मोटरसाइकिल से नहीं, फोर व्हीलर से नहीं, कभी दवाखाना भर्ती नहीं होना पड़ा, एक सलाइन भी अभी तक के मुझे नहीं लगी है। ये तो ग्रेस ऑफ गॉड है, ये अलग चीज है। लेकिन उस वक्त मेरे जो ओल्ड आइडियाज थे, मेरी जो कल्पनाएं थी, मेरी जो सोच थी उस वक्त की, जब मैं अल्कोहलिक एनस में आया था, इस तरह थे कि ये सब जिनके साथ में होता है वो लोग शराबी है, और वो खुद को अपने आप वो कह सकते हैं, वो शराबी कह सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो इस संगठन के, इस विश्वव्यापी संगठन के सदस्य है। लेकिन मैं अपने जिंदगी में देख रहा हूं तो ऐसा मेरे साथ में नहीं हुआ है। तो आई वॉज डिफरेंट। मैं आप में से एक नहीं हूं, आप जैसा नहीं हूं, ऐसे ही ख्यालात से मैं अल्कोहलिक एनस की मीटिंग में आके बैठता था। और जब मीटिंग में बैठता था तो आप लोग जो अपने अनुभव मुझे बताने का प्रयास कर रहे थे, जो सिखाने का या जो समझाने का मुझे प्रयास कर रहे थे, उससे मेरा ख्याल नहीं था। आप लोग कहते थे आनंद, लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न, ये चीजें मेरे लिए बहुत नहीं थी। और मैं, मेरे जैसा 1.5 चाना व्यक्ति, वो यही सोचता है कि ये सब चीजें तो मुझे मालूम है, मुझे भी जीना आया है, मैं जिंदगी को सर्वाइव किया हूँ। और मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आई हैव ए पोटेंशियल, आई हैव ए कैपेसिटी, आई हैव इफिशियंसी, जहां मैं लात मार सकता हूँ, वहां से पानी निकाल सकता हूँ, ये योग्यता मुझ में है। और ऐसे व्यक्ति को बाकी सब चीजें सुनने की जरूरत क्या है? मुझे यही लगता था कि कभी कभी थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ और थोड़ी करते करते ज्यादा हो जाती है, फिर दूसरे दिन नहीं पीता हूँ, फिर कभी याद आती है, फिर पी लेता हूँ। लेकिन ये चीज को मैं भूल जाता था कि मैंने शराब छोड़ने के प्रयास अपने जिंदगी में बहुत बार किए हैं। जब मैं अपनी जिंदगी की तरफ झांकने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, तो मुझे याद आता है कि सबसे पहली बार आनंद शराब तो कब पिया था? तो दोस्तों उस साल था 1992। उस वक्त मैंने पहली बार शराब पी थी। शराब मतलब वो आधी बियर थी। और वजह क्या थी? आई हैव टू सेलिब्रेट द एंजॉय ऑफ माई लाइफ। मतलब मुझे एक अच्छे शहर में नौकरी मिली थी, उसका पहला सैलरी मेरे जेब में आया था। एक दोस्त जो काफी फोर्स कर रहा था कि यार आनंद पार्टी तो बनती है, अब नहीं तो कब। और मुझे भी लगने लगा कि ये चीज इंजॉय करने के लिए अच्छी है, क्योंकि जिन हालातों में मैंने ये शराब देखी थी, वो हालात बताना चाहूंगा आप लोगों की, कि जो कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, वहां मेरे कुछ दोस्त कलीग्स जो थे, हॉस्टल के जो मित्र थे, वो शराब, तरबूज से शराब बनाते थे। लेकिन उस वक्त मैं शराब नहीं पी पाया। हमारे अल्कोहोलिझम का एक डेफिनेशन है, वास्तवापासून पलायनवाद म्हणजे मद्यपान। लेकिन उस वक्त मैं शराबी नहीं था, इसलिए नहीं था कि मुझे मेरे वास्तविकता का स्वीकार था। मैं गरीब हूं, मुझे अपने जिंदगी को बेहतर करना है, जो परिवार मुझ पे डिपेंड है, जो मेरे गरीब माँ बाप है, जो मेरी बहनें हैं, इनके जिंदगी में खुशहाली लानी है, अपनी जिंदगी को अच्छी करना है। ये वास्तविकता मेरी जब मुझे याद थी, तब तक कि मैं शराबी नहीं बना था। मेरे सामने कंटिन्यू 4 साल शराब बनती रही, लेकिन मैं उसको नहीं पी पाया। लेकिन जैसा भी ये मेरा बदलाव जो आया, मानसिकता में जो बदलाव आया कि मुझे अभी नौकरी मिल गई है और अभी क्या है, मुझे एंजॉय तो करना चाहिए, ये शराब एंजॉय करने की चीज है। और इसीलिए मैंने 1992 में पहली बार आधी बियर पी थी और वो खुशी थी। लेकिन तकलीफ वो शराब में नहीं थी, आज मुझे लगता है। मेरी तकलीफ मेरे अंदरूनी है, मेरी तकलीफ मेरे अंतरात्मा में, मेरे उस सोच में, मेरे जिंदगी की तरफ देखने के नजरिए में है, जो मेरी काफी जुदा थी। दैट वाज माय ओल्ड आइडियाज। वो मेरी समस्याएं जो थी, मैं भी चाहता था कि मेरा भी 1 करोड़ 2 करोड़ का घर हो, जैसा भी विजय भाई ने बनाया, जैसा हमारे सुधीर भाई ने बनाया। मुझे भी लगता था कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ का घर मुझे, मेरा भी हो। मुझे भी लगता था मेरे पास में BMW या माधुरी जैसी कार हो। मुझे लगता था कि मेरे परिवार में मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो।
living upon a basis of unsatisfied demand. I was in a state of continuous frustration and disturbances. ये अतृप्त जो मेरी इच्छाएं थी, जो आशाएं, जो आकांक्षाएं, जो अपेक्षाएं मैं अपनी जिंदगी के साथ में जोड़ रखी थी, वो मैं पूरी नहीं कर पाया था और इसीलिए हमेशा वो फ्रस्ट्रेशन में रहता था, हारने वाला, थकने वाला, मायूस, अपनी जिंदगी के साथ खुश नहीं है। कुछ वाकयात ऐसे जिंदगी में हुए थे कि जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों के साथ में मेरे संबंध अच्छे थे या जिनको मैं चाहता था वो मेरे जिंदगी में रहे, ऐसे लोग मेरे कुछ गलती की वजह से मुझसे अलग हुए थे या फिर मैं उनसे अलग हुआ था। तकलीफ मेरे अंदर थी, क्यों ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, ये बात तो आज का विषय नहीं है। लेकिन जो मेरा कुछ तकलीफें थी, उन तकलीफों की वजह से जो अंदर में कुछ संघर्ष चल रहा, जो कंफ्लिक्ट मेरे अंदर में है। अल्कोहलिज्म की एक डेफिनेशन है दोस्तों, अल्कोहलिज्म इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर कंफ्लिक्ट। कहा गया है कि ये जो शराबियत नाम की जो बीमारी है, मेरे अंदर जो कुछ संघर्ष चल रहा है उसका बाह्य प्रकटीकरण मतलब शराबियत है। और ऐसा ही संघर्ष मेरी जिंदगी में चल रहा था। वजह क्या थी कि जिन लोगों ने मुझसे कम परसेंट लिए थे, जो लोग मुझसे कम होशियार थे, वो लोग बहुत आगे निकल गए थे। कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया और आनंद साला फटीचर इंजीनियर होके बैठा है। क्या कमाता है? तो महीने के 1 लाख भी नहीं कमा पाता। ये जिंदगी कैसी सर्वाइव होगी, कैसी जिंदगी में जीऊंगा, ऐसी जिंदगी में जिसमें मैं खुश नहीं हूं। और ये तकलीफों की वजह से जब अपनी जिंदगी को कंपेयर करता था तो दोस्तों वो खुशहाली, जो सुकून मुझे जिंदगी में चाहिए था, वो जिंदगी से निकल गया था। और मुझे लगता था मेरे 2 कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, मुझमें 2 अवगुण है, जिसके बारे में एल्कोहलिक एनर्जी कहता है कि आइदर आई फाइट, मतलब मैं वो परिस्थितियों से, वो जो हालात मैंने खुद पैदा किए हैं, उससे एक बार मैं बाहर निकाल के बताऊंगा। आई हैव ए कैपेसिटी, आई हैव पोटेंशियल, आई हैव इफिशिएंसी। ये सब चीजें उस वक्त भी काम कर रही थी कि मैं इसको, आई विल कंट्रोल माई लाइफ, आई विल कंट्रोल सिचुएशन, मुझे आता है, मैं कर लूंगा। और इसी के लिए मैं खुद से झगड़ रहा था। आइदर आई फाइट और आई फ्लाइट। मतलब दूसरा दुर्गुण मेरा था कि जब मुझसे ये संघर्ष, ये झगड़ा खुद से जो चल रहा है, वो हद से बाहर हो जाता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। दोस्तों मुझे एक ही सोचता है कि इससे अच्छा ये गम, ये जिंदगी में दर्द है, इसको भूलने के लिए शराब मस्त चीज है। मुझे याद नहीं आता फिर, मेरे दुख मुझे महसूस नहीं होते जब तक कि मैं ब्लैकआउट में रहता हूँ, जब तक कि बेहोशी में रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और शायद उसीलिए मैं शराब पी रहा था। आज महसूस होता है कि 1992 से लेके जो कुछ मेरा पीरियड है, इन पीरियड में मैंने जो शराब पिया, इसके वजह से मेरे शरीर में कोई शारीरिक एलर्जी आई है, ये मैं भूल गया था। और मैं थोड़ी सी पीने जाता हूँ, कोई भी वजह हो, तो मैं उसका कंट्रोल छोड़ देता हूँ। और ये चीजें मुझे मालूम उस वक्त अभी हुई है या अल्कोहलिक एनर्जी में आने के बाद में मालूम हुई, लेकिन मेरे विचार क्या थे कि मैं शराबी नहीं हूँ। अब आज का विषय, डिजायर टू स्टॉप द ड्रिंकिंग इज द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस। मतलब शराब छोड़ने की एकमात्र इच्छा ही मेरे जैसे व्यक्ति को ये जागतिक संस्था में एडमिशन लेने के लिए, इसका सदस्य बनने के लिए काफी है। इस चीज पे मैं आने से पहले वो अपने अनुभव जिस दौरान में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, वो आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। और वो चीजें थी कि मैं खुद को अल्कोहलिक नहीं समझ रहा हूं। वजह जो अभी मैंने बताई कि परिवार साथ में है, बच्चे पढ़ रहे हैं, व्यापार छोटा मोटा जो मुझ करता हूं वो चल रहा है, तो मैं अल्कोहलिक कैसा। और यहां कहा गया कि डिजायर टू स्टॉप द ड्रिंकिंग इज क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों मुझे ये याद आने लगा कि आनंद, क्या कभी तूने शराब रोकने की, उसको छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, जाहिर की थी, और क्या तू ये कर पाया? दोस्तों मुझे अपनी जिंदगी की तरफ मैं झांकता हूं तो 1992 की बात मैं कर रहा था, 2011 तक के दोस्तों, वजह चाहे कुछ भी हो, वजह हद का विषय नहीं है। इन तकलीफों की वजह से, इन समस्याओं की वजह से मैं ये क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया, शराब मेरी जरूरत बन गई।
शराब नहीं पीता हूँ तो जी नहीं पाता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ तो जिंदगी में कुछ अधूरा सा लगता है। कुछ चीजें जिन चीजों पे मेरी डिपेंडेंसी हो गई थी वो शराब थी, और उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखता था, ना मेरा परिवार, ना मेरी जिंदगी। दो पापों के बारे में एल्कोहलिक एनस में 22 नवंबर का शायद डेली रिफ्लेक्शन है, हमारा BW लिखता है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही पाप है। और जो बड़े बड़े पाप के बारे में जिन्होंने कहा है, तो बड़े पाप ये थे, आज समझता हूं कि खुद के प्रगति में खुद के प्रोग्रेस में खुद अटकलें पैदा करना, ये पहला पाप BW कहता है, जो कि मैं शराब पी पी के कर रहा था। आज महसूस होता है कि मैं कितना बड़ा पापी था, कितनी बड़ी तकलीफों के साथ में मैं जी रहा था, कितने बड़े क्या बोलते हैं उसको, जो रियलाइजेशन नहीं था, भ्रम में मैं जिंदगी जी रहा था। तो ये जिंदगी मुझे ऐसा लगता था कि बस ऑल इज वेल है, सब अच्छा है, सब हो जाएगा, आई विल कंट्रोल, आई विल हैंडल, ये सब जो आई वाला जो मेरा मैटर था, जो कि मेरा अहंकारी होने का सबूत है, ये आई, सेल्फ और मी, मेरे जैसे व्यक्ति की वो पहचान है, जिसको हम एल्कोहलिक कहते हैं। और एल्कोहलिक, मैं बॉर्न एल्कोहलिक हूँ, सिर्फ एल्कोहलिक नहीं हूँ, मैं जन्मतः पैदाइशी बेवड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे सोच में फर्क है। मैं जिस तरह से सोचता हूँ वो नॉर्मल आदमी नहीं सोचते, और मुझे यही लग रहा था, जो कि मेरे सोच की बात कर रहा था मैं, तो मैं एल्कोहलिक नहीं हूँ, मैं शराबी नहीं हूँ। यहाँ आने के बाद में जब मीटिंग में बैठा और जो पापों की बात अभी BW कह रहा था, या 22 नवंबर की बात मैं कर रहा था, तो उसमें यह महसूस होने का प्रयास शुरू हो गया कि क्या मैं पापी हूं, क्या मैं ऐसा कुछ है मुझ में। तो दोस्तों, आज रियलाइजेशन होता है कि वाकई मैं पाप कर रहा था, खुद के प्रगति में खुद अटकलें पैदा करना, ये पाप ही था, और BW इसको सबसे बड़ा पाप कहता है। दूसरे पापों के बारे में और उसने कहा है, वो कहता है कि मेरे वजह से किसी प्रगति में, किसी के प्रोग्रेस में अगर अटकलें पैदा होते हैं, कुछ समस्याएं पैदा होती है, तो भी वो पाप है। और दोस्तों, मैंने शराब पी पी कर अपने परिवार के, अपने बच्चों के भविष्य में जो कुछ अटकलें पैदा करी थी, और ये सब करने की वजह से मैं पापी था। अब मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि मैं एल्कोहलिक नहीं हूं, मैं शराबी नहीं हूं, और एल्कोहल मीटिंग में भी मैं आया, एल्कोहलिक एनस में जब आया तो मैं पी के नहीं आया था, शराब पी के, मेरी शराब पी के नहीं आया था। सिर्फ मुझे ये सीखना था ये मीटिंग में आके कि लोग जो समाज में है, या फिर मेरे कुछ रिलेटिव्स है, मेरे कुछ रिश्तेदार है, जिस तरह से कंट्रोल में शराब पीते हैं, वो मुझे शायद एल्कोहलिक एनस में आके सीखने को मिलेगा। आई विल कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब जो शराब में पीता हूं, या जिस मात्रा में मैं शराब पीता हूं, उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ मुझे सीखने को यहां मिलेगा। और इसीलिए मैं एल्कोहलिक एनस में आया था। समस्या वही कि मैं एल्कोहलिक नहीं हूं। यहां आया, बैठा, आप लोगों के अनुभव मुझे मैच नहीं हो रहे थे। फिर भी जब मैं बैठा वहां पे, और कुछ मुझे जो बताया जा रहा था, विजय भाई जैसे ओल्ड टाइमर होते हैं, और ये भी हमारे समूह में काफी बार आए हैं, इंगन घाट का जो मेरा समूह है उसमें आते थे, और ऐसे ही एक व्यक्ति ने, ऐसे ही एक सीनियर मेंबर ने, नाम उनका लेना जरूरी नहीं समझता, मुझे कहा था कि अबे आनंद, साला तू पढ़ा लिखा दिखता है, और हम देख रहे हैं कि तू वो सब महसूस नहीं कर रहा, वो दर्द या ये तकलीफें जो लोगों की है, उसमें तू खुद को नहीं रख पा रहा है। मतलब जो इनटॉलरेंस की बात होती है, जो कोई शराबी वो ग्रुप में आए हैं, वो अपने अनुभव कथन कर रहा है, लेकिन उनका दर्द मैं अपने दर्द के साथ में मैच नहीं कर पा रहा हूं, या अपनी जिंदगी के साथ में उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। इम्पेशेंस की बात जब मैं करता हूं, टॉलरेंस की बात जब होती है, मैं कैसे सोचता हूं कि मुझे वो व्यक्ति कह रहा था कि हम देख रहे हैं कि तू इन समस्याओं से खुद को परे समझ रहा है, अलग समझ रहा है।
तो उनका जो प्रयास था जो बताने का कि तू अगर खुद को अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर समझता नहीं है या फिर खुद को अल्कोहलिक नहीं समझता, खुद को शराबी नहीं समझता है, तो हमारा जो लिटरेचर है, अब तू पढ़ा लिखा है तो तू पढ़ने का प्रयास क्यों नहीं करता। और वो बात दोस्तों मुझे अच्छी लगी। पढ़ना आदत रही है जिंदगी की, और आज भी पढ़ता हूं, किताबों से प्यार है। और बहुत ही अच्छी बात हमारे संस्कृति में, हमारे इसमें कही गई है कि जिसको सरस्वती से प्यार है उस पे लक्ष्मी जी भी खुश रहती है। और दोस्तों ये हकीकत है, ये मेरी जिंदगी की हकीकत है कि मैंने माता सरस्वती से बहुत प्यार किया है। वो मुझसे, उसको पाने के लिए, सरस्वती खुश रहे इसके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने का प्रयास करता था जिसको पढ़ाई कहते हैं, जिसको पढ़ना कहते हैं, नॉलेज गेन करना है, कुछ ज्ञान पाना है। ये प्रयास मेरा रहा है और इसी की कृपा शायद आज महसूस करता हूँ। और सरस्वती की कृपा से आज लक्ष्मी जी भी नाराज तो नहीं है, मैं नहीं कहूंगा पूरी तरह से प्रसन्न है, लेकिन नाराज तो मुझसे नहीं है, ये महसूस होता है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम की वो जो सोच मेरे बदल गई है कि मैं आज सही जिंदगी, अच्छी जिंदगी जो ईश्वर ने मुझे दी है, जो मेरे लिए पर्याप्त है, ऐसी जिंदगी जी रहा हूं। और ये उस वजह से कि ये जो जागतिक जो संगठना है, विश्वव्यापी जो संगठना है, इसका मैं मेंबर अगर नहीं बनता तो ये सुकून, ये खुशहाली, ये सोच, ये तब्दीली मेरे विचारों में, मेरी जिंदगी में नहीं आती थी। वो बात तो बात की है, लेकिन आज मैं जैसा मुझे लग रहा था कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर नहीं हूं, और वो व्यक्ति जो मुझे समझाने का कोशिश कर रहा कि आनंद तो हमारा लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ता। दोस्तों नीले कलर की किताब थी और उस पर लिखा हुआ था अल्कोहलिक एनोनिमस। जैसे उसका पहला पेज पलटता हूं, उस पर लिखा हुआ था द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स रिकवर फ्रॉम द अल्कोहलिज्म। ऐसे हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा जो शराबियत नाम की बीमारी से पूरी तरह आजाद हुए हैं, रिहा हुए, रिकवर्ड हुए, ऐसे लोगों की कथा और किस तरह से वो हुए, ये किताब में है। दोस्तों उस वक्त एक जिज्ञासा जाग उठी कि यार ठीक है, मैं शराबी खुद को नहीं समझ रहा हूं, लेकिन इसको पढ़ने में क्या हर्ज है। बहुत सी बातें मेरे सामने रखने का प्रयास किया, हमारे डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ की जो बातें हैं वो, लेकिन आइडेंटिफिकेशन इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं मान नहीं रहा था कि मैं शराबी हूं। तो जब मैं पढ़ते गया हमारा मराठी बिग बुक पेज नंबर 39 और हिंदी और इंग्लिश में पेज नंबर 44 पे हमारा को फाउंडर लिखता है कि पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता, ये पहली चीज। और दूसरी चीज लिखता है वो, आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब शराब की जो मात्रा मैं पीता हूं उस पर अगर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कंट्रोल छूट जाता है, तो आई एम ए प्रोबेबली अल्कोहलिक, मतलब मैं संभावित मद्यपी बन गया हूं। और ये चीजें जब मैंने गहराई से, दिल के गहराई से, फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, जब मैंने ये सोचा कि आनंद तूने पूरी ईमानदारी से कभी चाहा है कि शराब को रोकना है। हाँ दोस्तों, मुझे याद आने लगे वो लम्हे, वो जिंदगी के वो कुछ लम्हे थे। उस वक्त मुझे महसूस होता था कि अगर मैं शराब ना रोक दूं, शराब कम ना करूं, तो बहुत सी अनहोनी कुछ डर मुझ में समा गए थे। मेरे बच्चों का कुछ अहित हो जाएगा, मेरे परिवार का कुछ घाटा हो जाएगा, कुछ अनहोनी ऐसी हो जाएंगी कि परिवार रोड पे आ जाएगा, रास्ते पे आ जाएगा। ये डर उस वक्त आए थे। वो 2015 की बात थी दोस्तों, और 2015 में मैंने खुद जो मानवीय कोशिशें होती है, जो करना चाहिए मेरे जैसे व्यक्ति ने, वो सब कर चुका हूं। वजह क्या थी कि मुझे शराब कंट्रोल में पीना है, छोड़ना तो नहीं था। ये जान से प्यारी चीज जो मेरे परिवार से प्यारी हो गई, मेरे बच्चों से प्यारी हो गई, मेरे व्यापार से प्यारी हो गई, इसको मैं छोड़ के जीऊंगा कैसे है। मैं बोलता था खाली जो लोग पीते नहीं वो जीते कैसे है, जो लोग पीते नहीं वो जीते काहे के लिए, उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है। जो पीते ही नहीं उनकी जिंदगी में क्या खुशी होंगी, क्या सुकून होगा, ऐसे मेरे विचार थे। और ऐसे विचारों में ये जब बात मैंने देखी है कि दो चीजें, पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता,
ये पहली चीज। और दूसरी चीज कि किसी भी वजह से मैं पीने जाता हूं, मैं सोच के जाता हूं घर से कि बार में जाके सिर्फ 90 पीऊंगा, 90 के ऊपर नहीं लेना है। मैं थका हुआ हूं, हारा हुआ हूं, जो भी कुछ समस्या मेरी जिंदगी में, इसके लिए मैं सिर्फ 90 पीने जाऊंगा और 90 पी के वापस आऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। जब मैं वहां बार में बैठ गया तो 90 तो ये तो शुरुआत थी, उससे गला गीला होता था। गला गीला होना मतलब मेरा मुंह सिर्फ गला गीला होता है। मुझे ये लगता है तो इससे क्या हुआ यार, ये मर्द की निशानी नहीं है। वो लोग बेवकूफ होते हैं, थोड़ा सा पी के अपना सेटिस्फेक्शन मान लेते हैं। मुझे इस चीज का अहंकार था कि मेरे जो दोस्त थे कुछ, जो 90 पीने के बाद में उनका सब बदल जाता था, उनका बिहेवियर बदल जाता था। अ, अ, किस मतलब वो बाद में पीने की उनकी इच्छा ही नहीं रहती थी। 90 पी लिया भाई यार बहुत हो गया, ग्लास उल्टा करके रख देते थे। लेकिन मुझे इस चीज का अहंकार था कि ये साले मेरे जो दोस्त है ये कितने किस किस टाइप के मेरे को, मेरा देखो मैं साला एक बम्पर पीने के बाद में भी लड़खड़ाता नहीं, मेरे बात करने के लहजे में फर्क नहीं पड़ता, मेरे बिहेवियर में फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग कैसे बेवकूफ लोग हैं, ऐसे मेरे ख्याल आते। तो एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि ये दो चीजें अगर किसी के साथ में होते हैं, और ये चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे मेरे मेरे जैसे जो विचार के लोग हैं या फिर नए जो कुछ न्यू कमर है उनको भी लगता है कि इनका परिवार इनके साथ में है, इनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज का जो जनरेशन है, आज जो एल्कोहलिक एनोनिमस में जो मेरे भाई लोग आ रहे हैं, उन्होंने वो बॉटम हिट नहीं किया रहता है। जिसकी एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि अगर कोई बॉटम हिट करके आता है तो उसके रिकवरी में बहुत जल्दी फायदा होता है। लेकिन बहुत से न्यू कमर जो कि आज का मैं जनरेशन देखता हूँ, बॉटम हिट किए हुए नहीं थे। लेकिन उन्होंने ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये सब आनंद के साथ में नहीं हुआ, हमारे साथ में नहीं हुआ। क्वालिफिकेशन क्या है, एक शराबी होने के लिए क्या जरूरी है? तो दो चीजें अगर किसी के साथ में भी होती है, पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी शराब से दूरी हासिल नहीं होती, थोड़े से पीने जाता है, थोड़ी सी पी के वापस नहीं आता, तो वो शराबी बन गया है। प्रोबेबली अल्कोहलिक कहता है बिल डब्ल्यू। और मैं संभावितता अगर शराबी बन गया हूं तो ये चीज मुझे स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई वो चीजें की बात ही नहीं हुई। मैं जेल में गया क्या, मैंने ये किया क्या, मैंने वो किया क्या, मेरा परिवार छोड़ के गया क्या, मेरी कोई आर्थिक हानि हुई क्या। तो सबसे पहले दोस्त बात तो ये क्लियर हो गई, जो मेरी सबसे बड़ी तकलीफ थी कि मैं अल्कोहलिक नहीं था। मुझे जब ये एक्सेप्टेंस आया, कौन सा, कि मैं भी आप लोगों में से एक हिस्सा हूं, मैं आप लोगों में से एक हिस्सा हूं, इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं। और वो स्वीकार जो आया था दैट वाज फ्रॉम बॉटम ऑफ हर्ट, मेरे दिल के गहराई से, मेरे अंतरात्मा से आया वाला स्वीकार था कि मैं कोई जुदा नहीं हूं, आई एम नॉट अ डिफरेंट। मैं शुरुआत में कह रहा था आई एम डिफरेंट, मैं आप लोगों को जैसा नहीं हूं। लेकिन ये दो चीजें हैं जिन्होंने मुझे आप में का एक बनाया। अब आता हूं, यहाँ आता हूं, मुझे बताया जाता है, कुछ 12 स्टेप का प्रोग्राम यहाँ बताया जाता है, वो करना जरूरी है, सजेस्टिव स्टेप वगैरह कुछ लिखा हुआ था। लेकिन जब मैं उसके गहराई में देखा, एक स्पॉन्सर से मिलने के बाद में उन्होंने उसका जो महत्व था वो इस तरह से बताया कि आनंद, अगर तू कोई प्लेन में बैठता है तो वहां पे ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे जो पैराशूट रखी हुई है, ये पैराशूट है, इसको आपको यूज करना है कब, कि जब को आपको लगता है कि ये प्लेन में कुछ होने वाला है, कुछ समस्या आने वाली है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये तो इंस्ट्रक्शन थी ना, मात्र इंस्ट्रक्शन थी। वो एयर होस्टेस ने मुझे बताया था कि ये ऐसा ऐसा करना है, इसका यूज करना है। जब वो पैराशूट का महत्व मैं जिंदगी में समझ पाता हूं, तो एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में, भला ये सजेस्टिव स्टेप है, लेकिन मेरे जैसे विकसित विचार करने वाले व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है आज महसूस होता है। क्योंकि मैं तो शुरुआत में यही मान रहा था कि मैं एल्कोहलिक नहीं हूं, मैं शराबी नहीं हूं। लेकिन इन चीजों ने मेरा जो सोच थी उसमें तब्दीली लाई है। प्रोफाउंड चेंज इन अ पर्सनैलिटी की बात एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है। लेकिन सबसे पहला आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक जागृति मुझ में जो आई है, जो मैं खुद को आप जैसा नहीं समझ रहा था, एल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरी वो सोच में तब्दीली लाई कि मैं कोई जुदा नहीं हूं,
और यहां से मैंने वो स्वीकार कर लिया कि मैं शराबी हूं। अब शराबी मैं हूं, मुझे ये लग रहा था कि मेरे समूह में या फिर जिस इर्द गिर्द मेरे एल्कोहलिक एनस के मीटिंग को मैं जाता हूं, वहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे हैसियत के नहीं है। मैं खुद को बड़ा हैसियत वाला समझ रहा था। आज वो चीज नहीं है, लेकिन ये मेरे शुरुआती दौर के विचार थे कि एल्कोहलिक एनस में ऐसे लोगों को नहीं आने देना चाहिए। ऐसे लोग क्यों आते हैं जिनकी समस्या इतनी गंभीरता से मैं नहीं ले रहा था। सिर्फ उनके पीने की जो उनकी हालत हुई है, खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अपने स्टेटस के नहीं है। मुझे एक बेवड़ा दूसरे बेवड़े की स्टेटस की जज कर रहा था, जो कि मेरा वैयक्तिक अनुभव है, मैं किसी को नहीं बोल रहा। मुझे ये लग रहा था कि एल्कोहलिक एनस में ऐसे लोग आना चाहिए जो वेल क्वालिफाइड हो, जिनको ऐसा समस्या ना हो, जिनके जैसे मेरी जो कुछ थे, ऐसे ही लोग एल्कोहलिक एनस में आना चाहिए। इन लोगों को परमिशन नहीं देना चाहिए। इन लोगों के आने से मुझे वो चीजें लगती थी कि डर, मतलब ये कि ये लोगों के सामने मैं अपनी जिंदगी की हकीकत जो कुछ है ये अगर मैं बयां कर दूंगा, और ये लोग उन समाज का हिस्सा है, वो जो लोअर कैटेगरी, मैं खुद को हाई प्रोफाइल समझता था। माफ करना दोस्तों, मैं, लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। मैं खुद को हाई प्रोफाइल समझता था, खुद को अलग समझता था, और ये जो मेरे साथ में जो लोग आए हैं या फिर जो शेयरिंग कर रहे हैं या फिर जो कुछ लोग हैं जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, जिनका परिवार छोड़ के गया है, ऐसे लोगों में मैं क्यों बैठा हूं? ऐसी मेरी सोच थी, और ऐसे सोच के साथ में मैं एल्कोहलिक एनस में आया था। जब मैंने स्टेप वर्क करा अपने स्पॉन्सर के साथ में, और कुछ जिंदगी के जो वर्च्यू ऑफ लाइफ जिसको कहता हूं मैं, जिसको मैं जीवन मूल्य कहता हूं, मुझे महसूस होने लगा कि ये जीवन मूल्यों से मैं परे होने के वजह से, जीवन मूल्यों के से मैं दूर होने के वजह से मैंने अपनी जिंदगी की हालत कर ली थी। जिंदगी में जो कुछ भूचाल मेरे आया था, जो मेरा इमोशनल टर्बुलेंस में हैंडल नहीं कर पा रहा था, जो भावनाओं का भवंडर मेरे इर्द गिर्द उठता था, वो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो इसके वजह से मुझे यही लगता था कि साला अपना कुछ ऐसा नहीं है, अपन ने ये नहीं किया है जैसे ये लोग बताते थे। एक शेयरिंग कर रहा था, और ऐसे उस वक्त की बात है, वो कह रहा था कि यार मैंने अपने बीवी को इतना मारा है शराब पीने के दौरान कि 7-8 दिन उसके चमड़ी पे जो घाव बैठते थे वो 7-7 दिन बैठते नहीं थे, वो रोती थी, कराती थी। तो मुझे लगने लगा दोस्तों कि साला एल्कोहलिक एनोनिमस ऐसे लोगों के लिए होगी जो अपने परिवार पे अत्याचार करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। मैं तो ऐसा हूं कि मैंने अपने बीवी को अभी तक के कोई चाटा भी नहीं मारा, उस पर हाथ नहीं उठाया। हाँ ठीक है, अभी समझ में आता है कि मैंने मेरे परिवार पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन उनके भावनाओं के साथ में मैंने क्या किया है, इसका एहसास आज मुझे होता है। लोगों के भावनाओं के बारे में सोचना ये मेरी आदत ही नहीं थी। मेरा तो वही था, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सही लगता है, वही मैं करूंगा। अब वो जो वहां का जो कोई शेयर या मेरे पहले आया हुआ भाई जब ये शेयर कर रहा कि मैं मेरे बीवी को इतना इतना मारता था कि उसके बदन के 7-7 दिन उनके घाव नहीं बैठते थे, मैं चमड़े के पट्टे से उसको मारता था, तो ये बात मुझे थोड़ी सी खटकने लगी, और मुझे उस वक्त लगने लगा कि एल्कोहलिक एनोनिमस मेरे लिए नहीं है। फिर मैं देखता हूं कि मेरे लिए अगर एल्कोहलिक एनोनिमस नहीं है, ये लोग, आप लोग कहते हैं कि ईश्वर ने बनाई हुई संगठना है, ये ईश्वर इसमें काम करता है, तो ईश्वर सिर्फ मेरे अकेले का कैसा? तकलीफ तो यहां से शुरू होती, जो मेरे तब्दीली विचारों में आई है, यही सही तरह से एल्कोहलिक एनोनिमस काम करता है कि मेरे जैसे व्यक्ति की जो ख्यालात थे, जो विचार थे, उसमें तब्दीली आती है, प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी। भले ही प्रोफाउंड चेंज नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ तो तब्दीली आई कि ये जो भगवान है सिर्फ मेरा अकेले का है क्या? वो बाकी लोगों की जिंदगी में काम नहीं कर सकता क्या?
और जब मैं जीवन मूल्यों की बात अभी कर रहा था, मैंने 12 तत्वों के आधार पे जिंदगी के जो जीवन मूल्य थे उसको समझने का प्रयास किया। क्या नहीं था मेरी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में वो स्वीकार, एक्सेप्टेंस नहीं था। मेरी जिंदगी में वो बिलीफ नहीं था, भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। मेरी जिंदगी में वो फेथ नहीं था, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं। मेरी जिंदगी में वो ईमानदारी की बात नहीं थी। रिगरस ऑनेस्टी की बात एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है। वो रिगरस ऑनेस्टी, वो ईमानदारी मुझ में नहीं थी। मुझ में वो करेज नहीं था, धैर्य नहीं था। मुझ में क्या नहीं था कि विलिंग टू चेंज नहीं था। मुझे इच्छा शक्ति नहीं थी मुझ में। ये जीवन मूल्य थे जिससे मैं काफी दूर हुआ था। मैं क्या नहीं समझ पा रहा था? मैं विनम्रता का अर्थ नहीं समझ पा रहा था। मैं उस वक्त क्या मेरी सोच थी कि विनम्रता वो लोग होते हैं जो लोगों के साथ में हाथ जोड़ते रहते, हाजी जी करते, अच्छे तरह से बात करते, वो लोग विनम्र होते हैं। विनम्र मतलब लाचार होते। मैं विनम्रता को लाचारी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद में जीवन मूल्यों का जो अर्थ मुझे समझा है, वर्च्यू ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, वो समझने के बाद में मुझे रियलाइज कुछ अलग चीजें होने लगी। मैं जीवन मूल्यों के पास जाने लगा, उनको अपनाने लगा। मैं विनम्रता का अर्थ जानने लगा। लोगों को माफ करने से, लोगों के साथ में माफी मांगने से मुझ में क्या तब्दीली आती है, क्या सुकून मुझे मिलता है। ये फॉरगिवनेस, माफ करना, माफी मांगना, इसका जीवनों में क्या महत्व है, ये महसूस होने लगा। इसके बाद में मैं देख रहा था, समझ रहा था, जिसको मैं स्वैराचार कहता था, फ्रीडम कहता था, उसका मायना मेरी जिंदगी में क्या है, किस तरह से फ्रीडम का मतलब मैंने समझना चाहिए, स्वातंत्र्य जिसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। फिर जीवन मूल्यों का ये पता चलता है। फिर मुझे प्रेजर्वेंस के बारे में समझने लगा, दृढ़ता, आत्म अवलोकन, और वो भी हर वक्त, हर क्षण। ये जीवन मूल्य है। मैं प्रेजर्वेंस नहीं था मेरी जिंदगी में, दृढ़ता नहीं थी। अपने जिंदगी में कभी अच्छा सोचना, कभी जैसा मेरे मन में आया वैसा करना। मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, वो मेरे ख्यालात, वो मेरे विचार। इसके वजह से मैं प्रेशर भी नहीं रहा हूँ। प्रेजर्वेंस मुझ में नहीं था, दृढ़ता नहीं थी। हर वक्त अपना आत्मावलोकन नहीं करता था, क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, क्यों ऐसा करता हूँ। इन जीवन मूल्य से मैं दूर था। और सबसे बड़ी बात थी कि मुझ में पेशेंस नहीं था, सबर नाम की चीज वो मुझ में नहीं थी। आज राह देखना, सबर, हर चीज का एक वक्त होता है, ये आज पता चला है। और किन के वजह से? तो ये उन जीवन मूल्यों ने जो 12 कदमों ने मुझे बताए, उसके वजह से मैं ये इसका अर्थ समझने लगा। और सबसे बड़ी बात, जो कि हमारा प्रोग्राम आध्यात्मिक है कहते हैं, और अध्यात्म देने का नाम है, लेने का नहीं दोस्तों। जो लेते रहता है वो आध्यात्मिक नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत कहना है। क्योंकि धरोहर आध्यात्मिकता की देने में है, और जो कुछ मुझे मिला है वो अगर मैं बांटूंगा नहीं, लोगों के तक नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे नए भाइयों तक के नहीं पहुंचाने का कोशिश करूंगा, तो मैं आध्यात्मिक कैसा? ये प्रोग्राम स्वार्थी है कहते हैं। और मुझे स्वार्थी मतलब मेरा जो मेन प्रॉब्लम है, सेल्फिश हूं। तो मुझे ये कहा गया कि ये प्रोग्राम अगर सेल्फिश है तो सेल्फिश का अर्थ क्या है? तो स्वार्थी, मेरे खुद का जिंदगी में क्या अर्थ है, मेरा आत्मा या फिर मेरा वजूद, इसका अर्थ क्या है? मैं जिंदगी, ये जन्म मुझे ईश्वर ने दिया है, जो भगवान ने मुझे पैदा किया है, किस लिए? शराब पी पी के अपनी जिंदगी की वाट लगाने के लिए, अपने पीने की वजह से अपने परिवार का अहित करने के लिए, उनके भविष्य खराब करने के लिए, इसलिए ये मेरी जिंदगी का अर्थ था। तो स्वार्थ का मतलब मुझे मेरे जिंदगी का अर्थ समझना है कि आनंद, तू भलाई साला जानवर जैसा पैदा हुआ होगा, तेरी सोच जानवर जैसी होंगी, लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जब तू खुद का अर्थ खोजने का प्रयास करेगा तो तुझे पता चलेगा तू क्या है। और दोस्तों, ये स्वार्थ का जब पता चलने लगा, मुझे स्वार्थ के बारे में जब पता चला और मैं अपनी खोजबीन करने लगा, तब मुझे लगने लगा कि ये ईश्वर जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको कभी मैं मानता नहीं था, वो सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं बना है। एल्कोहलिक एनोनिमस के हर वो सदस्य, उस पे ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, और वो उसका ही बच्चा है। ही इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड।
और गॉड इज फादर ऑफ ऑल अवर, मतलब ये जो ईश्वर है ये सबका पिता है और उसका सभी बच्चों पे सरी का प्यार होता है। जैसे मुझे 2 बच्चे हैं, मैं एक को अच्छा और दूसरे को बुरा नहीं कह सकता, मेरा प्यार दोनों में अलग अलग नहीं बांटा जा सकता, दोनों के लिए सरीका रहेगा। वैसा ही वो जो ईश्वर है जो कि हमारा पिता है वो हम सब पे प्यार करता है और सबको उसका प्यार पाने का अधिकार है। अब मैं क्या सोच रहा था कि वो जो व्यक्ति है, वो जो लोग है जो बीवी के साथ में अत्याचार करते, उनको अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं रखना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। फिर मेरा ख्याल मेरा स्पॉन्सर लाता है 3 चीजों पे। आनंद, मालूम है तू ऐसा ही सोचेगा क्योंकि तेरी सोच एक अल्कोहलिक की सोच है और तू जिस तरह से सोचेगा ऐसे ही सोच तेरे जैसे कई बेवड़ों ने, कई शराबियों ने पहले भी रखी थी जब अल्कोहलिक एनोनिमस की शुरुआत हुई थी। उस वक्त भी जो क्लब हाउस थे वहां पे पहले तो जो मीटिंग होती थी दोस्तों, तो जैसे मैं इतिहास में देखता हूँ तो मीटिंग कहाँ होती थी, वैसे तो हमारे ग्रुप नहीं थे, ऐसे कई जगह नहीं थी जहाँ पे मीटिंग होती है। तो उस वक्त मीटिंग जो होती थी वो किसी के घर में होती थी। जैसे विजय भाई हमारे सीनियर है, सुधीर भाई हमारे सीनियर मेंबर है, तो ये लोग चाहते थे कि आनंद की शराब रुके, तो विजय भाई और सुधीर भाई मुझे अपने घर में बुलाते थे और फिर वहां पे मुझे, मेरी विकृत अवस्था है, मानसिक अवस्था है, ऐसी है, मेरा आध्यात्मिक अधपतन हुआ है और मैं उनके घर में जाने के बाद में कैसे बिहेव करूंगा, इसका डर तो रहता था। बहुत से लोगों को यह लगता था कि साला आनंद की नीयत कुछ अच्छी नहीं है, आनंद मेरे घर में आएगा तो मेरे परिवार को तकलीफ हो सकती है, ऐसी सोच रह सकती थी। और इसी की वजह से फिर वो जो हमारी मीटिंग थी वो यहां से निकलकर, किसी के घर से निकलकर क्लब हाउस में होने लगी। एक इतिहास की बात है। और क्लब हाउस में होने के बाद में भी वहां पे भी ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनको समाज ने नकारा है, जिसको कानून कायदों ने नकारा है, मतलब उनके वो मतलब कोई कानून तोड़ के आया है या फिर कोई सजा प्राप्त है या फिर किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, जो कि गुनाह की बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है जिसका कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं है, जिसको कुछ अलग आदतें हैं, लेकिन उसकी समस्या है शराब, शराब वो छोड़ना चाहता है। तो उस वक्त ऐसी ही बातें चल रही थी कि इसको नहीं आने देना चाहिए। 2 कहानियां मैं जब इतिहास में देखता हूँ, हमारे लिटरेचर में देखता हूँ, तो वहां पे एक कहानी में ऐसा है कि एक व्यक्ति है, और नाम बताना जरूरी नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको मालूम है। तो वो व्यक्ति चाहता है कि वो शराब छोड़े और एक सुधीर भाई जैसे जो सीनियर बांधव होते हैं उसके पास में आता है, बोलता है कि सुधीर सर मुझे शराब छोड़नी है, और पूरे ईमानदारी से कहता है शराब तो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन और एक मेरा प्रॉब्लम है जो जिसको समाज में मान्यता नहीं है, समाज में वो चीज बड़ी नफरत से देखी जाती है। और जब लिटरेचर में थोड़ा सा पढ़ने के बाद पता चला कि उस व्यक्ति को और एक गंदी आदत थी कि किसी इसको क्या कहते हैं कि किसी औरतों के पीछे भागना या फिर उसके प्रति वो जो उनको हम क्या कहते हैं कि सेक्स के प्रति वो काफी दीवाना था, सेक्स का काफी दीवाना था, उसके ख्यालातों में इसके में ऐसे विचार रहते थे। और ऐसे व्यक्ति को अल्कोहलिक एनोनिमस में वो आया, सुधीर भाई जैसे ओल्ड टाइमर को पूछता है कि मुझे यहाँ पे एडमिट होना है या फिर आपके संस्था का मेंबर मुझे बनना है। उस वक्त जो ख्यालात उनके ओल्ड टाइमर, जैसे कि मैं अभी सुधीर भाई का नाम ले रहा हूँ, ख्यालात आए कि ये व्यक्ति जो कह रहा है पूरी ईमानदारी से शराब को छोड़नी है, इसके साथ में उसको और दूसरी गंदी आदत भी है, इसको अगर मैं मीटिंग में अलो करूं तो क्या बाकी लोगों का नुकसान नहीं होगा? बाकी कुछ महिलाएं भी ये ग्रुप में आती है, अगर इसकी यही आदत रही तो उनको कुछ तकलीफ हो सकती है। इसी वजह से वो सोचता है कि इसको मीटिंग में नहीं बैठना देना चाहिए। फिर वो जैसा हमारा ग्रुप कॉन्शियस होता है वहां पे भी वो बात अपने जो हम सफर होते हैं या फिर ग्रुप के बाकी जो मेंबर होते हैं उनके साथ में डिस्कस करता है और बोलता है कि इसको रखना चाहिए। सबका यही मानना रहता है कि इसको यहाँ नहीं बैठने देना चाहिए, ये अल्कोहलिक है, ठीक है, शराब रोकना चाहता है, ये भी ठीक है, लेकिन इसकी ये दूसरी जो गंदी आदत है इसकी वजह से अपने ग्रुप का अहित हो सकता है, घाटा हो सकता है।
हमारे बाकी जो एल्कोहलिक एनोस के मेंबर है, जिसमें कुछ महिलाएं भी है, उनको डिस्टर्ब हो सकता है, इसी वजह से नहीं कहता है। लेकिन उस वक्त उसको यह ख्याल आता है कि अगर ये मेरा बेटा होता, मैं ही अगर इसका बाप होता, भला ये कितना गंदा रहे, जितना भी उसकी हालत ये खराब रहे या फिर उसके विचार ऐसे रहे, तो क्या मैं उसको जीने का अधिकार मैं उसका छीन सकता था अगर ये मेरा बेटा होता? तो ये ख्यालात आते उस वक्त, और उसको ये लगता कि अगर मैं इसका बाप होता तो इसको मरने देता शराब पी पी कर? नहीं। फिर वो जो हमारा बाप है, जिसको हम फादर कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो इसको ऐसे कैसे मरने दे सकता है? इसमें मेरी इच्छा नहीं चलेगी, इसमें उसकी इच्छा चलेगी जो हमारा ईश्वर है। और उसको वहां पे वो ग्रुप में परमिशन दी जाती है, वो ग्रुप का मेंबर बनता है, और उसके रिकवरी के बाद में वो एक मैराथन मैसेज करने वाला व्यक्ति बनता है। तो का जो मैसेज हम देते हैं, तो वो इतना प्रभावी स्तर से या फिर इतने अच्छे स्तर से उसको वो करता है कि लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसके काम की सराहना होती है। तो अगर एक व्यक्ति को उस वक्त रोका गया रहता, तो एल्कोहलिक एनोनिमस जो मेरे तक के पहुंची है, वो क्या यहाँ पे पहुंचती है? बात तो अमेरिका की हो रही, मैं जो बात कर रहा हूँ इस उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो तो अमेरिका में हुआ है। वो अमेरिका की संस्था यहाँ इंडिया में, भारत में और मेरे जैसे हिंगनघाट के छोटे जैसे शहर में अगर पहुंचती है, तो इसका श्रेय है उस वक्त जो कंसेप्ट फादर का आया था। एक बाप अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता, एक बाप अपने बच्चों का हित पहुंच नहीं दे सकता। और उसमें क्या था, ये देखा गया कि उसकी शराब छोड़ने की इच्छा है, भला ही उसके विचारों में गंदगी है, भला ही उसके करतूतों में गंदगी है, लेकिन उसकी शराब छोड़ने की एकमात्र इच्छा है। इसीलिए वो एल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर बनने के लायक है। तो मेरे ये जब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे लगने लगता है कि वो जो जिसने बीवी को मारा है, वो एल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से मुझे अपना जो क्या कहते अंदर ऐसा डर रहता है कि मुझे लगता है कि मेरे समाज में कुछ इज्जत है, मेरा एक स्टेटस है, हाई प्रोफाइल मैं हूं, तो मेरे इस प्रोफाइल में या फिर मेरे जो प्रतिष्ठा में इन लोगों की वजह से दाग लग सकता है। लोग मेरे बारे में भी गलत सोच सकते हैं कि एल्कोहलिक एनोनिमस ऐसे लोगों की संस्था है जो एकदम गए गुजरे हैं, वाटर हिट किए हैं। तो ये डर मुझे वो व्यक्ति का एल्कोहलिक एनोनिमस होने का जो अस्तित्व है या फिर उसका जो हक है, वो मुझे देने के लिए नहीं लगाता। तो एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि ऐसे बहुत से वाकयात जब फेलोशिप में आए, जब जैसे फेलोशिप बढ़ती गई, तो ऐसे बहुत सी चीजें हुई है जिसके वजह से मुझे ये लगता था कि ऐसे ऐसे लोग एल्कोहलिक एनोनिमस में रहना चाहिए, जिन्होंने खून किया है, जिन्होंने डाके डाले, कोई बलात्कारी है, जो कुछ भी है, किसी की बुराई के गिनाना ये आज का विषय नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को एल्कोहलिक एनोनिमस में अगर रहने देता हूं, तो मेरे जैसे व्यक्ति की जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, उसमें कोई क्षति, कुछ अनहोनी हो सकती है। और ये डर मुझे उनका हक देने के लिए हमेशा रोकता है। आज का विषय डिजायर टू स्टॉप द ड्रिंकिंग इज एबिलिटी, इज क्वालिफिकेशन टू बिकम एल्कोहलिक एनोनिमस मेंबर। सिर्फ मेरी इच्छा होना है कि मुझे शराब छोड़नी है, ये एकमात्र मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर बनाता है। मेरे साथ में भी ये हुआ है कि जब शराबी हूं और मुझे इस शराब से दूरी हासिल करना है, डिजायर टू स्टॉप द ड्रिंकिंग। मैं आया किस लिए था कि मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था कि कंट्रोल में शराब पीना सीखना है मुझे। लेकिन कुछ वक्त के बाद में जब मैंने गहराई से अपना आत्मावलोकन किया, गहराई से अपनी जिंदगी के बारे में देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि ये शराब अगर मेरी जिंदगी में ऐसी चालू रहेंगी तो मैं अच्छा सोच भी नहीं सकता। अच्छी चीज जो कुछ मुझे करना है, जो कुछ मुझे अचीव करना है, जो मेरे पास में नहीं है, उसको अगर मुझे पाना है, और क्या पाना है? सुकून है, शांति है, जिंदगी जीने की चाहत, वो अपनापन, जिंदगी खुद के प्रति प्यार, ये चीजें अगर मुझे पाना है तो मुझे सबसे पहले शराब से दूरी हासिल करना पड़ेगा।
और जिस वक्त मैंने ये कबूल किया कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, तो किसी ने मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। आनंद, तेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? आनंद, तेरी समाज में कितनी इज्जत है? आनंद, तू कितना पढ़ा लिखा है? आनंद, तेरी सोच कैसी है? आनंद, तेरे परिवार में कौन है? ये चीजें किसी ने नहीं पूछी। मुझे सिर्फ इसलिए गले लगाया गया कि मैं चाहता हूं शराब से दूरी हासिल करना। पहले मैं क्या किस लिए आया था? कि मुझे कंट्रोल में शराब पीना है, इसलिए मैं आया था। अब अल्कोहलिक एनोनिमस का ये थर्ड ट्रेडिशन कहता है, तीसरी परंपरा कहती है कि मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर बनने के लिए कुछ बाकी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। भलाई मैं चोर हूं, भलाई मैं डकैत हूं, भलाई मैं कोई बलात्कार करके आया हूं, भलाई मेरे सर पर बहुत सारे क्रिमिनल केस है, कुछ भी हो, किसी ने नहीं पूछा कि आनंद किसको लूट के आया है, किसका गला काट के आया है, किसको टोपी दे के आया है, नहीं पूछा किसी ने। डिजायर टू स्टॉप द ड्रिंकिंग, मतलब शराब रोकने की अगर आनंद तुझ में ख्वाहिश है, तेरी इच्छा है, तो तू हम में से एक है। यहां मुझे किसी ने और कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी। और ये चीज मुझे अच्छी लगने लगी कि क्या अल्कोहलिक एनोनिमस के ये तत्व, ये परंपरा हर वो बंदे को जीने का अधिकार देते हैं जो खुद को वापस अपने दुनिया में, मतलब जो ईश्वर ने मुझे दिया था, जो वो चाह रहा था, वो दुनिया में वापस आने के लिए जो भी शराब छोड़ने की इच्छा रखता है, वो अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर है। दूसरी एक चीज मैं इतिहास में देखता हूं, अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि ये प्रोग्राम सभी के लिए काम करता है। किसके लिए? जो भगवान को, ईश्वर को, हायर पावर को मानते हैं, उसके लिए भी ये प्रोग्राम काम करता है। अब दूसरी बात भी अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि यह प्रोग्राम उनके लिए भी काम करता है जो ईश्वर को नहीं मानते। और ईश्वर को जो नहीं मानते, क्या उनको अल्कोहलिक एनोनिमस में रहने का अधिकार नहीं है? अल्कोहलिक एनोनिमस में तो सब तो कहता है कि आप ईश्वर को मानो नहीं मानो, सिर्फ आपको डिजायर टू स्टॉप द ड्रिंकिंग है, शराब रोकने की आपकी इच्छा है, तो आप अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर है। फिर जिस वक्त अल्कोहलिक एनोनिमस की वहां स्थापना हुई है 1935 की, 34 की और 39 तक की बात करता हूं, तो ये एक ग्रुप जो था उसके साथ में मिलके काम करते थे और उनका इंटेंशन ये था कि वो एक गॉड के भरोसे पे वो संस्था चलती थी और जो ईश्वर को मानता नहीं वो हमारा मेंबर कैसा, ये भी बातें उस वक्त हो रही थी। एक ऐसा ही मेंबर, इतिहास की बात मैं देखता हूँ, तो आया था अल्कोहलिक एनोनिमस में और उसका सब मालूम था। जैसे कि मैं कर रहा था, जीवन मूल्य की बात कर रहा था, उसको सब मालूम, सब लागू है, तो स्टेप मानता है, सब करता है, लेकिन उसको एक ही चीज की नफरत थी। वो बोलता है कि मैं, आप कुछ भी कह लो, मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। और ऐसी हालत में बहुत से लोगों को लगता है कि साला ये प्रोग्राम जो है अल्कोहलिक एनोनिमस का ईश्वर की प्राप्ति का है, ईश्वर के पाने का है, और ये बंदा कहता है कि ये शराब ईश्वर को नहीं मानेगा, तो इसमें हम अल्कोहलिक एनोनिमस की इसको एडमिशन कैसे दे, इसको ये इसकी क्वालिफिकेशन कैसे समझे जाएगा, फिर इसको हम अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर नहीं कह सकते हैं। तो उस वक्त ये बातें चल रही थी, लेकिन जैसा उसके साथ में हुआ, कुछ अनहोनी उनके साथ में हुई है, फिर उनको कुछ रियलाइजेशन हो गया, फिर स्लीप वो व्यक्ति हो गया, फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, और फिर जब वो क्या बोलते हैं, उसको स्लीप होने के बाद में एक मेंबर के घर में आया, वो चोरी छुपे उसके घर में घुसा था, सवेरे जब वो हॉल में बैठे या फिर बरामदे में बैठे थे, वरांडे में बैठे थे, वो अंदर से आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा मॉर्निंग मेडिटेशन हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना की है। जो व्यक्ति ईश्वर के बारे में नफरत की बात करता था, वही अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ईश्वर के बारे में पूछता है, क्या आपने मॉर्निंग मेडिटेशन किया है, आपने प्रार्थना की है, आपने मेडिटेट किया है। वो सबसे, यहाँ कुछ मिरेकल ऐसे भी होते हैं कि कोई व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसको भी रियलाइजेशन होता है कि कोई ताकत है जिसके वजह से मुझसे ये अल्कोहलिक एनोनिमस मिला है। तो उसके लिए, जो ईश्वर को नहीं मानता, उसके लिए भी अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे भी ऐसे, मैं भी ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं ईश्वर के प्रति जो मेरी आस्था थी या फिर जो मेरी समझ थी, आज भी मैं शेयर करते वक्त कहता हूँ कि ईश्वर अल्कोहलिक एनोनिमस को वो अपेक्षित नहीं है
राम, रहीम, बुद्ध, गुरु नानक साहब, महावीर, पैगंबर, इनके बारे में अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं कहना चाहता। ईश्वर वो है जो 12 तत्व जीवन मूल्य मेरे सामने रखे गए, उसकी मूठ, इसकी क्या बोलते, बंच ऑफ स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं इसको, स्पिरिचुअल जो हमारे टूल्स है, इसके बंच को हम ईश्वर कहते हैं। जीवन मूल्यों का जो मूठ मेरे जिंदगी में बनी है, या फिर जिन तत्वों को मेरे जिंदगी में मैंने पाए हैं, उसका एक मूठ, इसका बंच मतलब ईश्वर है। तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। तो एल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर बनने के लिए मुझे कोई ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं, कोई ईश्वर को समझने की जरूरत नहीं। अगर मैं ये प्रोग्राम, कीप इट सिंपल, हमारे डॉक्टर बॉब साहब कहते हैं कि प्रोग्राम, ये ट्रेडिशन वगैरह जो की बात होती है, तो ये ट्रेडिशन उन व्यक्तियों के लिए है जो चिल्ड्रन ऑफ चाउस है, जैसे कि मेरे जैसे व्यक्ति। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी आते, उन्होंने सिर्फ अच्छा कुछ अच्छे तरह से अगर जिंदगी जिए है, तो उनको ये तकलीफ नहीं आती, ईश्वर ये वो सब चीजों की जरूरत नहीं। सिर्फ शराब रोकना हमारा प्राइमरी पर्पज है, शराब से दूरी पाना हमारा प्राइमरी पर्पज अगर है, तो वो शराब से दूरी पाना, वो डिजायर, वो इच्छा ही मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर बनने के लिए एक काफी और पात्र, वही एक क्वालिफिकेशन है। और इसीलिए वही पात्रता के तहत मेरे जैसे नाकारा व्यक्ति को, जो ईश्वर को नहीं मानता था, आप जैसे सोच नहीं रखता था, आप जैसे अच्छे ख्यालात मेरे जैसे नहीं व्यक्ति में नहीं थे, ये सब होने के बाद में भी आप लोगों ने मुझे वो प्यार दिया, अपने साथ में रखा, और अपने साथ में रखने के वजह से मुझ में भी वो टॉलरेंस आया है कि मुझे अभी लोगों का दर्द अपना लगता है। मैं भी वो अपनी जिंदगी में उन चीजों को महसूस करता हूँ कि लोक उपयुक्त जिंदगी जीने के बाद में जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो तो पैसे कमाने से बहुत ज्यादा है। इसलिए लोक उपयुक्त जिंदगी, लोगों के काम में आने वाली जिंदगी जीने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोगों ने उस वक्त मुझे मेरे ये दुर्गुणों की वजह से अल्कोहलिक एनोनिमस के बाहर रखा रहता, तो आज जो कुछ मैं अपने वजह से या फिर अपने तरफ से कुछ करने का प्रयास करता हूँ, मेरे पास में थोड़ा सा जैसे कि टाइम है, जो कि आज मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ में साझा करके दे रहा हूँ। अपने मुझ में कुछ टैलेंट है, उसका वापर करके, उसका उपयोग करके मैं नए भाइयों तक के पहुंचने का प्रयास करता हूँ। मेरे जेब में के कुछ दो चार रुपए खर्चा करके कहीं जाके कहीं अपने अनुभव साझा करने का प्रयास करता हूँ। ये लोक उपयुक्त जिंदगी जीने का मुझे अधिकार नहीं मिलता अगर आप लोगों ने ये ट्रेडिशन नंबर 3 उस वक्त नहीं समझी रही थी, मुझे अपने आप में नहीं स्वीकारा रहता, तो मैं भी शायद आज मेरा कहीं फोटो पे हार लगा हुआ रहता, मैं भी कहीं पागल खाने में भर्ती हुआ रहता, या फिर शायद मैं मर गया रहता। लेकिन ये थर्ड ट्रेडिशन जो है, इसने मेरी जान बचाई है। एल्कोहलिक एनोनिमस जैसी जागतिक भातृभाव संगठन मेरे पास है, जिसका मैं ग्रेटफुल मेंबर है ऐसा महसूस करता हूँ। और ये सब ट्रेडिशन 3 के वजह से हुआ है। आप लोगों ने मेरे अनुभव बड़े तन्मयता से, बड़े एकाग्रता से सुने, और ये समूह जो पायनियर ग्रुप है, स्नेहांचल ग्रुप है, ये मुझे हमेशा अपने अनुभव साझा करने का जो मौका देता है। इसलिए ग्रुप का, विजय भाई का, सुधीर भाई का, हमारे संदीप भाई का, और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रुकना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों।